नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी धरती धोरारी के मंच पर एक प्रखर शख्सियत हमारे साथ हैं, पर उनसे आपकी मुलाकात करवाने से पहले मैं उनकी शान में फ़हीम जोगापुरी साहब का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो जो लोग अपने हौसले और जज्बे के पक्के होते हैं और पूरी शिद्दत के साथ अपने पैशन को फॉलो करना जानते हैं, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरते हैं और इनकी ज़िंदगी से हर पल हर लम्हा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यकीन मानिए, इन्हें अपना आदर्श बनाकर, इन्हें अपना आइडियल मानकर हम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से शेप अप कर सकते हैं। तो हमारी आज की जो ख़ास मेहमान हैं, उनसे मिलने के बाद आपको भी यही महसूस होगा कि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ नया करना बाकी है, अभी बहुत कुछ नया सीखना बाकी है। हमारी आज की ख़ास मेहमान एक जानी मानी मैथमेटिशियन हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एंड अबव ऑल शी इज़ ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजू गुप्ता जी का। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। नमस्कार, डीडी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस यहाँ बुलाने के लिए और मुझे इस अवसर को देने के लिए। तो मैम, मैथ्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि आप मैथमेटिशियन हैं और मैथ्स के बारे में एक आम धारणा है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये कठिन विषय जो है वो लड़कों के लिए है, लेकिन आपने इस मिथ को तोड़ते हुए मैथ्स की दुनिया में, मैथ्स के वर्ल्ड में अपना परचम लहराया है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी माना जाता है कि किसी भी चीज़ की या किसी भी व्यक्ति की अगर फाउंडेशन, बुनियाद मजबूत हो, तभी इमारत जो होती है वो बुलंद होती है। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी बुनियाद से ही। आपके बचपन के बारे में बात करना चाहेंगे, आपकी फैमिली के बारे में, जो शुरुआती दिन थे उनके बारे में कुछ बताइए। आपने मैथमेटिक्स के बारे में कहा, तो मैथमेटिक्स का प्यार मुझे मेरे दिल में मेरे फादर ने जगाया जी। वो बचपन में मुझे कहते थे कि मैथमेटिक्स जैसा सुंदर विषय नहीं हो सकता और वो सारी साइंस का आधार है जी। तो ये सब बातें सुन, खुद भी इंजीनियर थे, तो उन्होंने हमेशा मुझे कहते थे हर समय मैथ्स पढ़ो, मतलब सारा होमवर्क जब हो जाए तो भी मैथ्स के एक्स्ट्रा सवाल लगाओ। तो मैं उनकी बात मान के लगाती थी और मुझे वाकई में बड़ा ही आनंद आता था मैथ्स के सवाल लगाने में। मैं नेक्स्ट ईयर के सवाल भी पहले ही लगा लेती थी। अरे वाह। और जो सबसे अच्छा उन्होंने सिखाया, एक बार याद है मुझे, क्लास 4th का फाइनल एग्जाम था, मैथमेटिक्स का पेपर था और उन्हें मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था, तो शाम को 6 से 9 मूवी का प्रोग्राम बना लिया। तो मैंने कहा मेरा तो मैथ्स का पेपर है, एग्जाम शुरू हो रहे हैं कल से। तो उन्होंने कहा मैथ्स के पेपर में कौन पढ़ता है पहले इवनिंग में अच्छा। सारे साल पढ़ने वाला ही मैथ्स में अव्वल आता है, तो तुम तो मेरे संग मूवी देखने चलो। उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, लेकिन अगले दिन मेरे 100 में 100 आए मैथ्स में। क्या बात है। तो तब से मैंने सीखा कि मैथ्स कोई एक दिन करने का नहीं है, मैथ्स इज़ अ हैबिट। मैथ्स करना एक हैबिट होती है। और मैं समझती हूँ कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले बचपन में। उन्होंने मैथ्स के जो गुर होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, उनको इतनी अच्छा पढ़ाया और हमने इतने अच्छे से सीखा कि मैथ्स से प्यार होता ही चला गया। क्या बात है। और आपको हिस्ट्री भी काफ़ी पसंद रही? बहुत। हिस्ट्री भी मेरा पैशन था जी। लेकिन मैथ्स उससे बड़ा पैशन था, तो मैथ्स को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया और हिस्ट्री मेरी हॉबी है जी। तो मैं अक्सर हिस्ट्री के वीडियोस, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, हिस्ट्री की बुक्स। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊं, मेरे बर्थडेज में हमेशा मुझे बुक्स देते थे एज अ गिफ्ट पेरेंट्स। और हमारे यहाँ बुक्स पढ़ने का बहुत रिवाज था, यहाँ तक कि जब हम हॉलीडे पे जाते थे हफ्ते भर को या 10 दिन को, तो 2-3 बुक्स मुझे थमा दी जाती थी कि ये इस हॉलीडे के दौरान पढ़ना है। और लौट के बुक रिव्यू होता था हमारे यहाँ बैठ के, तीनों हम बैठते थे। मुझे बहुत छोटी होती थी, आई थिंक 9-10 साल की से मुझे याद डाली गई कि लौट के मुझे बताना कि मैंने ये जो बुक पढ़ी वो उससे मैंने क्या सीखा और ये बुक किस बारे में थी। तो बचपन से मुझे बुक को एक डिफरेंट एंगल से पढ़ने की आदत पड़ी। यानी आपके पेरेंट्स ने रीडिंग की जो हैबिट है उसको इनकलकेट किया आप में।
रीडिंग की हैबिट, और वो मुझे जो बर्थडेज में बुक्स देते थे वो हमेशा बहुत वेरीड सब्जेक्ट्स पे होती थी। अरे वाह। तो मुझे अपने 10th बर्थडे पे उन्होंने एक इजिप्ट के बारे में बुक दी थी, जिसमें पिरामिड्स का चित्र ऊपर बुक के फ्रंट पेज पे बना हुआ था, और तब से मैंने पैशन एक बना लिया कि मुझे तो पिरामिड देखना है। एंड वो 10 साल वाली ड्रीम मेरे 50th ईयर में कंप्लीट हुई। अरे वाह। मेरे हस्बैंड और मैं, हम इजिप्ट का हमने ट्रिप लगाया और पिरामिड्स को साक्षात्कार देखा। अरे वाह, अरे वाह। तो मेरा ट्रैवल का पैशन और हिस्ट्री का पैशन मेरे पेरेंट्स का ही दिया हुआ है। एंड यू आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ रीडिंग ऑल्सो, वेरी मच, जो आपने बताया भी। अच्छा, मैथ्स की अगर हम बात करें, गणित विषय की बात करें, मुझे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो डरती भी हैं, पर आप थ्रू आउट योर एजुकेशनल जर्नी आप एक गोल्ड मेडलिस्ट रही मैथ्स में, हमेशा आप अव्वल ही आती रहीं। तो आप क्या बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी, या अपने ज़माने में चंपक, नंदन, इस तरह की जो मैगजीन्स आती थी वो भी पढ़ती थी? अरे, आपने चंपक की बात कह ली। मैं पढ़ाकू तो थी जी। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर इंकरेज करते थे कि मैथ्स के सवाल लगाओ एक्स्ट्रा टाइम में बैठ के, और ये मेरे लिए कभी टास्क नहीं रहा। ये सिर्फ इसलिए नहीं करा कि मुझे अपने फादर को खुश करना है या उन्होंने कहा है, मुझे वाकई में इसमें बहुत मज़ा आता था। जी। तो मैथ्स मेरी फ्रेंड था, और इसीलिए मुझे जब मैंने टीचिंग करी मैथ्स की, तो हमेशा कभी मुझे काम नहीं लगा कि मैं कोई काम पे जा रही हूँ या नौकरी पे जा रही हूँ। मुझे लगता था मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरा पैशन है, और अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज स्टूडेंट्स के संग शेयर करना। चंपक की बात जो आपने करी, बदमाश तो मैं बहुत थी, पढ़ाकू भी थी, पर घनी बदमाश थी। अच्छा। तो बहुत छुटपन की बात है, आई थिंक क्लास 3 में रही होंगी। हमारे यहाँ चंपक बाई पोस्ट आती थी, और जब मैं स्कूल से लौटी तो चंपक आई हुई थी। मदर ने कहा कि नहीं, पहले होमवर्क ख़त्म करो फिर चंपक मिलेगी पढ़ने को। मुझे कहाँ चैन था, मैंने किताब खोली, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मदर को बोलूँ नहीं मैं पहले चंपक पढ़ूंगी। तो मैंने अपने होमवर्क की किताबें खोली अपने डेस्क पे, और फिर चंपक उठा के लाई, उसको नीचे रख ली। तो इधर से पन्ना पलटा, चंपक पढ़ा, फिर उधर से पन्ना पलटा, चंपक पढ़ रही थी। अच्छा। मदर ने मुझे दरवाजे से देख लिया। लेकिन मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, और वो चीज़ मैंने अपने अंदर इनकलकेट की एज अ मदर। जब मैं बनी, मेरी मदर ने मुझे डांटा नहीं, कुछ चिल्लाया नहीं। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें चंपक पढ़ने का मन हो रहा है, तुम चंपक ही पढ़ो। उन्होंने मेरा पूरा स्कूल बैग जब्त कर लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा अब होमवर्क करने की या पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आज तो तुम चंपक ही पढ़ो। मैं मज़े से चंपक पढ़ती रही। छोटी थी तो उतनी ज़्यादा फोकस नहीं हुआ कि कल क्या होगा। फिर जब अगले दिन स्कूल पहुंची तो होमवर्क ना करने पे टीचर से डांट पड़ी, और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि डांट तो मुझे मदर भी सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो मन है वही करो। तो उन्होंने मुझे खुद ही ये समझने दिया कि सही समय पे सही काम करना कितना ज़रूरी है। उस समय अगर होमवर्क कर लेती तो अगले दिन डांट नहीं पड़ती, और एनी केस होमवर्क करने के बाद चंपक तो पढ़ ही सकती थी। बेस्ट अपब्रिंगिंग तो मुझे कह सकते हैं। कभी भी पढ़ने के ऊपर डांटा नहीं गया, पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया गया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत सही तरीके से मुझे ये समझाया कि सही समय पे, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं और भी काम के लिए, कि सही समय पे सही काम जो उस समय आवश्यक है वो कर लेने से जीवन कितना मतलब अच्छा रहता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, आपको जीने में कोई दिक्कत नहीं आती। और आपकी मदर भी शायद एजुकेशनिस्ट ही थी, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई नहीं, वो टीचिंग में तो नहीं थी, बट उन्होंने अपने ज़माने में संस्कृत में पीएचडी करी हुई थी। अरे वाह। डबल एमए थी, रामचरितमानस पे उन्होंने पीएचडी करी थी। क्या बात है, क्या और बहुत ही लर्नड थी। उन्होंने बहुत मतलब मुझे ज़िंदगी जीने के गुर सिखाए, जिसको मैं आज तक फॉलो करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली 35 ईयर्स अगो कैंसर से शी पास्ड अवे, बट उनकी यादें और उनकी सीख आज तक मेरे साथ चल रही हैं। तो उन सीख के बारे में, उन मूल्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं एक चीज़ सॉरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। बचपन में मुझे कभी कभी होता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे कि आई थिंक हर बच्चे को होता है, खिलौने का शौक या बुक्स का मुझे बेहद शौक मेरे पेरेंट्स ने इनकलकेट कर दिया था। तो मैं कुछ भी बुक मिलती थी उसको 1-2 दिन में पढ़ डालती थी, फिर मुझे और बुक्स चाहिए होती थी। पेरेंट्स भी मिडिल क्लास के थे तो उनके पास भी सीमाएं थी कि अनगिनत चीज़ें नहीं खरीद सकते थे वो मेरे लिए। तो मदर मुझे समझाती थी, और उनका एक फेवरेट इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, सेइंग है, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। वो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या मुझे ये चाहिए। वो जो मुझे बताती थी कि आई क्राइड that I had no shoes till I saw a man who had no feet. Wow. तो उनकी ये फेवरेट सेइंग थी, और उन्होंने मुझे जीवन में संतुष्ट रहना सिखाया।
और जो मिल रहा है उसी में खुशी ढूंढो जी, जो नहीं मिल रहा जीवन में उसके पीछे मत भागो। ये मैंने अपने मदर से सीखा। यानी वन शुड ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, और ये बहुत ही खूबसूरत बातें आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई। अच्छा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी? बहुत ज़्यादा रहती थी। मेरे पेरेंट्स बहुत एनकरेज करते थे। वो तो ये कहते थे कि पढ़ाई तो हो जाएगी, जितनी मुझे उन्होंने डांस में डाला, मुझे उन्होंने गाना सीखने के लिए, पेंटिंग के लिए इंकरेज किया। ये बात और थी कि बहुत आगे तक मैं ये नहीं ले जा पाई, लेकिन उन्होंने मुझे हर चीज़ से मैं इंट्रोड्यूस किया कि, और ये भी चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी। एक वाक्य बताना चाहूँगी कि एक रेस हो रही थी, मैं थोड़ी सी गोल मटोल थी बचपन में। अच्छा। तो रेस में तो क्या ही पार्ट लेती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रेस हो, कॉलोनी के बच्चों की रेस थी, कोई बहुत बड़ी रेस नहीं थी। तो मैंने तो पहले ही मैं पीछे हो गई कि नहीं, मेरे बस की तो है नहीं, 100 मीटर रेस थी, मैं तो शायद लास्ट आऊँगी। तो मेरे फादर ने कहा कि देखो वो सारे बच्चे जो बैठे हैं वो तो यहाँ तक भी नहीं आ रहे, स्टार्ट लाइन तक नहीं आ रहे, तुम यहाँ तो आओ, बेशक तुम लास्ट आओ, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करना बेटर है बजाय इसके कि आप साइड में बैठे रहें ये सोच के कि मैं तो जीतूंगी ही नहीं। और मैं बताना चाहूँगी कि उस पर्टिकुलर रेस में मैं लास्ट नहीं आई थी, लास्ट से बेटर थी, सेकंड लास्ट थी। लेकिन उससे मैंने ये सीखा कि हाँ, हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड आने के लिए पार्टिसिपेट ना करें, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए हमें पार्टिसिपेट तो ज़रूर करना चाहिए जी। तो आपकी पर्सनालिटी के विविध आयाम भी रहे हैं मैम, और आपको क्लोजली जानती हैं आपकी एक डियर फ्रेंड है अनुजा जी, वो हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं। आपके लिए एक खास संदेश है उनका, आइए सुनते हैं। नमस्कार अनामिका जी, मैं अनुजा अग्रवाल। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बोलने का अवसर पाकर बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, जिन्होंने अपने सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व से न सिर्फ मुझे बल्कि उन सभी लोगों को प्रेरित किया जो उनके संपर्क में आए। ऐसी मल्टीफेसेटेड व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अंजू। डॉक्टर अंजू देश की विख्यात दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर हैं। मैथ्स जिसे कि जनरली जेंडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट माना जाता है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण है मेरे राय में, और उन्होंने उस सब्जेक्ट में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 गोल्ड मेडल हासिल किए, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानती हूँ और उन्होंने मुझे अपने व्यक्तित्व से बहुत ही इंस्पायर किया है। वैसे तो मुझे उनसे मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुल 1 साल ही हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से मेरे जीवन पे एक अमिटी छाप छोड़ी है। मैंने उन्हें अक्सर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर और फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में काम करते हुए देखा है। उन्होंने जब भी जिसको कभी भी जहाँ भी ज़रूरत में देखा है उसकी हमेशा ही सहायता की है। और मुझे ना सबसे अच्छी जो उनकी बात लगती है वो है उनका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। वो अपने थॉट्स में बहुत ही क्लियर हैं, जो वो ठान लेती हैं एक बार वो करके ही रहती हैं। जीवन की किसी भी स्थिति में उनका पॉजिटिव एटीट्यूड सच में बहुत ही इंस्पायर करता है, और उनकी एक्सीलेंट लीडरशिप, विनम्रता, लगन, ईमानदारी, काम के प्रति जज्बा, सच में मुझे लगता है अगर वो प्रोफेसर ना होती तो एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन होती, जो सबको इतना इंस्पायर करती हैं। हमारे रेल परिवार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मैम ऑनररी प्रेसिडेंट भी हैं। उनके नेतृत्व में संगठन बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है, और मैम का फोकस मेनली महिला और लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे मैम कार्य कर रहे हैं। तो हमारे आज की खास मेहमान डॉक्टर अंजू गुप्ता की प्रिय मित्र थी अनुजा जी हमारे साथ में, और आपके लिए बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें उन्होंने कही। हाँ जी। और एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि अगर आप नहीं पढ़ा रही होती तो पॉलिटिशियन होती, पर आपका 2 दशक से ज़्यादा का करियर है। अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, पढ़ाने की बात करें, तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको मैथ्स पढ़ानी है, मैथमेटिशियन बनना है, और सर रामानुजन की कई इक्वेशंस को आप सॉल्व भी कर रही हैं? देखिए, मुझे मैथ्स से तो बचपन से लगाव था बहुत ज़्यादा, और जब मैं 12th में आई और हम मेरे पेरेंट्स और मैं बैठे
ये डिस्कस करने कि मुझे क्या प्रोफेशन लेना चाहिए। तो मेरे जो साथी थे, जो मेरे संग बॉयज़ पढ़ते थे, गर्ल्स पढ़ती थी, वो कोई मेडिकल के लिए जा रहा था, कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा था, मतलब जाने की प्लानिंग कर रहे थे जी। तो मैं इंजीनियरिंग मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं बचपन से ही टीचर के प्रति थोड़ा सा रुझान था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुझाव दिया कि किसी को सब्जेक्ट से इतना लगाव हो तो उसको टीचर ही बनना चाहिए, वो बच्चों का बहुत अच्छा भविष्य भी बना सकता है। और मेरे फादर ने हंसते हंसते एक बात कही थी जो मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि मुझे बोलने का बड़ा शौक है। तो उन्होंने कहा था कि अंजू, ऐसा कैसे कोई प्रोफेशन तुम्हें मिल सकता है टीचर के अलावा जो 50 मिनट में तुम्हें अनइंटरप्टेड ऑडियंस मिले, जो तुम बोलो और लोग चुपचाप उस बात को सुने। वाह। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं बोलूँगी और मुझे उस बोलने के पैसे भी मिलेंगे। तो फिर मैंने टीचर ही बनना तय किया और बहुत लगन से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी। जब मेरे पीएचडी करने का टाइम आया तो रामानुजन में तो हर मैथमेटिशियन इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी लाइफ की कि वो बहुत इंस्पायर करती है। तो जब मेरे गाइड रामानुजन जी के ही फील्ड में रिसर्च कराते थे प्रोफेसर आरपी अग्रवाल, वो मेरे आइडियल भी हैं, प्रोफेशनल आइडियल भी हैं मेरे। क्या बात। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी इसमें मॉक थीटा फंक्शंस में काम करना है, जो कि रामानुजन जी का एक अनसॉल्व्ड फॉर्मूला है जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया और मात्र 3 साल में, जो कि एक अपने किस्म का रिकॉर्ड भी है, मैंने पीएचडी मुझे अवार्ड हुई लखनऊ यूनिवर्सिटी से जी। और इस दौरान एक पेपर प्रेजेंटेशन में मुझे इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा जो मॉक थीटा फंक्शन में मैंने पेपर लिखा था उस पर मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला, जो कि एक नेशनल लेवल का अवार्ड है। वाह, बेहतरीन मैम। और आपसे बात करके हम इतने ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ। और आपकी एक बुक भी है विच इज़ सून टू बी रिलीज्ड, और वो भी शायद सर रामानुजन की थ्योरीज या जी उनके फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। उसके बारे में मेरा जो रिसर्च टॉपिक है मॉक थीटा फंक्शन, उसमें मैं एक बुक लिख रही हूँ आजकल, जो कि रिसर्च लेवल की बुक है। और मेरी रिसर्च को तो काफ़ी समय हो गया, 32 साल हो गए। तो इस दौरान मॉक थीटा फंक्शन में वर्ल्ड ओवर में क्या क्या रिसर्च हुई है उसको भी इनकॉर्पोरेट करूंगी मैं इस बुक से। और बिल्कुल अप टू डेट रिसर्च लेवल की बुक आ रही है मॉक थीटा फंक्शंस पे, जो कि मुझे आशा है कि 4 महीने में वो पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि कभी मैथमेटिक्स भी ना कभी पुराना नहीं होता। ये तो एक ऑलवेज, जिसको कहते हैं ना कि इट परमिएट्स एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में इसका यूज़ होता है। आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि मॉक थीटा फंक्शन, जो कि रामानुजन जी ने अपनी लॉस्ट नोटबुक में लिखा था जब वो आखिरी साल अपनी ज़िंदगी के, उसमें उन्होंने सिर्फ फार्मूला लिखा था और वर्ल्ड ओवर लोग उनकी फार्मूलाज पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि मैंने मॉक थीटा फंक्शन में करी। आजकल मॉक थीटा फंक्शन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़ोरों शोरों से यूज़ हो रहा है ब्लैक होल की थ्योरी पढ़ने के लिए। तो मुझे इसी एक नॉलेज ने प्रेरित किया कि मैं दोबारा मॉक थीटा फंक्शन पे बुक लिखूं, क्योंकि आजकल भी उसका उतना ही प्रयोग हो रहा है जितना कि 30-35 साल पहले होता था। यानी वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी बहुत रेलेवेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मैथ्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। मैं तो सोचती हूँ हर मॉडर्न चीज़ में मैथमेटिक्स ही आधार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल। तो मैम, आप तकरीबन 25 साल से पढ़ाने के काम से, अध्यापन के काम से जो हैं आप जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक के करियर में अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेसर, बतौर प्रोफेसर आप क्या जानते, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ जो शायद बहुत कम प्रोफेसर्स करते हैं, बट मुझे लगता है वो करनी चाहिए। देखिए, मैथमेटिक्स एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। ड्राई सब्जेक्ट इन द सेंस कि बच्चों को आमतौर पे इंटरेस्ट नहीं आता। और मैं कॉलेज में हूँ टीचर, तो कॉलेज में जो मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाती हूँ, 1st, 2nd, 3rd ईयर। तो उनकी क्लासेस सुबह 8:30 बजे शुरू होती है, 4:30 बजे तक चलती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि 2:30 से 3:30 का एक पीरियड है जो कि मैं लेने जा रही हूँ बच्चों का लंच के तुरंत बाद जी। और बच्चे बैठे हैं मैथ्स की बड़ी बड़ी थ्योरम्स पढ़ने के लिए जी। हाँ, तो किसी की आंखों में नींद भरी होती है, कोई लेथार्जिक फील कर रहा होता है। तो मुझे उन बच्चों पे बहुत ही मतलब कंपैशन होता था उन बच्चों से कि अब इनकी मोटी मोटी थ्योरम पढ़ाऊंगी तो उन्हें क्या ही समझ आएगा और क्या ही इंटरेस्ट आएगा जी। तो मैं बच्चों से, हमारा 1 आवर का पीरियड होता है, तो 5 मिनट्स अटेंडेंस लेने के बाद मेरे पास 2 विकल्प होते थे कि 55 मिनट में पढ़ाऊं और आधी क्लास को कुछ समझ ना आए, क्योंकि वो आधी नींद में है और आफ्टरनून का टाइम हो गया है। दूसरा विकल्प ये था कि 10 मिनट उनसे इंटरेस्टिंग बातें करूं और 45 मिनट कस के पढ़ाऊं जी। डबल स्पीड पे पढ़ाऊं और डबल स्पीड पे समझेंगे, तो मैं ज़्यादा ही कवर कर पाऊंगी।
तो मैं दूसरा विकल्प लेती थी। मैं उनसे 10 मिनट खूब बातें करती थी, इंटरेस्टिंग, अलार्म लगा के, बस 10 मिनट बातें हो रही हैं, बच्चों बातें करो, आजकल कौन सी मूवी चल रही है, आजकल कौन सा फैशन, बिकॉज आई टीच इन अ गर्ल्स कॉलेज जी, सो things relevant to girls. And in Delhi University. In Delhi University, it's a college, it's a Kalindi College affiliated to all girls college, affiliated to Delhi University. So we have students of 19 years, 20 years. Very young crowd. Young लड़कियाँ, young, बहुत अंदर से बहुत मासूम कोमल लड़कियाँ, तो उनसे आप थोड़ी उनके इंटरेस्ट की बातें कर लें तो उनका ना चेहरा खिल जाता था जी। और सारी नींद जो होती थी वो खिड़की के बाहर तो बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स पर उनसे बातें करती थी। चैलेंज तो एक तो वो मुझे बहुत प्यार और आदर देते थे उस कॉन्वर्सेशंस की वजह से। वो सोचते थे ये टीचर हमारी चैलेंज समझ रही हैं और हमसे बातें कर रही हैं। अदरवाइज नॉर्मली प्रोफेसर्स आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, दे डोंट केयर कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना उन्होंने ग्रास्प करा कि नहीं। और मैं क्लास शुरू करने के पहले हमेशा बच्चों से पूछती थी कि लास्ट वीक में जो टॉपिक चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं तो उनको पहले सॉल्व करें, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर पहले का क्लियर नहीं है तो आगे वो पूरा लॉस्ट हो जाता है, कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का जी। तो ये 10 मिनट बड़े खूबसूरत बीतते थे, खूब बातें होती थी बच्चों से, उनसे मेरा और बच्चों को एक रैपो बनता था। और उसके बाद अलार्म बजता था, हम कहते थे बेटा बातें बंद, अब पढ़ाई शुरू। और लड़कियां बिल्कुल अलर्ट होकर और आंखों में चमक लेके फिर वो डबल स्पीड से हम लोग पढ़ते थे। क्या बात है, क्या तो बात है। मुझे खैर मेरे सारा ही पढ़ाने का और सारा एक्सपीरियंस मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन वो 10 मिनट की जो बातें होती हैं मेरी हर क्लास में, फिर वो मेरा एक ट्रेंड ही बन गया। चाहे मेरी क्लास मॉर्निंग में हो, बच्चे कहते थे मैम 10 मिनट बातें करनी है तो लेकिन वो तो आप बहुत खूबसूरती से जो चैलेंजिंग टास्क है बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का, उसको आप एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देती हैं। इससे क्या होता था अनामिका जी कि ना बच्चे जो स्टूडेंट्स, बच्चे आई मीन माय स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है ना, वो बड़ा लुक फॉरवर्ड करते थे कि अंजू मैम की क्लास है। क्या बात। तो खुश हो जाते थे पहले से कि अंजू मैम आएंगी, फिर हम खूब बातें करेंगे, पढ़ना तो है ना। तो मेरा पूरा 25 साल का सफ़र, अब 27 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते, बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को भी बखूबी निभाया है मैम। NCWEB के साथ जुड़ करके आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है लड़कियों के लिए, उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैं बहुत ब्रीफली बताती हूँ जी। करीब आज से 10 साल पहले मैं कालिंदी कॉलेज की एक एसोसिएट प्रोफेसर थी तब जी। तो मुझे नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, एक संस्था है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, वहाँ मुझे डेप्यूटेशन पे भेजा गया 5 साल के लिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग संस्था है क्योंकि संडे पढ़ाई होती है। दिल्ली में बीच बीच में कई गांव हैं जी। और बहुत ऐसे बीच में बच्चे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, जनरली पुअर बैकग्राउंड से, या ऐसी फैमिली से जहाँ पे बच्चों को रेगुलर कॉलेज में, बच्चों को आई मीन लड़कियों को रेगुलर कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं होती जी। या उनके पेरेंट्स अगर काम कर रहे होते हैं तो बच्चों को घर में रुक के घर और अपने भाई बहनों की देखभाल करनी होती, तो वो रोज़ निकल नहीं सकती जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स इस संडे को पढ़ाया जाता था जब कॉलेजेस बंद होते हैं तब, और उनको सेम एग्ज़ाम ये देना होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सेम डिग्री भी मिलती है। तो वहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर लड़कियाँ गरीब हैं और ज़्यादातर लड़कियाँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। अच्छा। इनके पेरेंट्स या तो रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं, मतलब समहाउ वो पढ़ नहीं पाए हैं, और बहुत ही लो इनकम ग्रुप से आ रहे हैं। तो एक तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स की काउंसलिंग करती थी। हमारे यहाँ 1100 टीचर्स थे जो कि 26 कॉलेजेस में ये चलता था। जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सिर्फ 13 कॉलेजेस में था, और धीरे धीरे मैंने कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई। तो 13,000 स्टूडेंट्स पे मैंने ज्वाइन किया था नॉन कॉलेजेट, और जब मैंने छोड़ा नॉन कॉलेजेट 5 साल के बाद तो ये 27,000 फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रही थी। क्या बात है। तो इस दौर से जुड़े भी कई बेहतरीन एनेक्डोट्स होंगे मैम। एक दो एनेक्डोट्स मैं शेयर करूँगी। बिल्कुल। पहले मैं ये बताती हूँ कि धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि इन लड़कियों को जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। 3 साल इनके ग्रेजुएशन में जो लगते हैं वो एक पीस ऑफ पेपर विच इज़ अ सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री लेना इनके लिए काफ़ी नहीं होगा, इनको जॉब देना अनिवार्य है हमारे लिए। बिल्कुल। और हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। लकीली फॉर मी, मोदी जी तब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन्होंने बहुत ही एक उम्दा काम किया, मैं कहती हूँ। स्किल मिनिस्ट्री एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई थी,
विच वॉज जिसका कहते हैं हमारे नॉन कॉलेजेट्स के लिए वो अमृत था जी। तो इससे जुड़ के हमने अपने स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट कराई और उसके तहत इन लोग को जॉब इंटरव्यूज़ कराए। तो लास्ट के 3 सालों में मैंने ये करा तो मोर देन 8,000 गर्ल्स वर प्लेस्ड इन वेरी गुड जॉब्स। नाइस। एंड इन 8,000 गर्ल्स से जो दूसरी स्टूडेंट्स थी उनको भी बहुत प्रेरणा मिली कि हम सिर्फ ग्रेजुएशन करके भी दिल्ली के अंदर एक अच्छी जॉब ले सकते हैं अगर हम अपना स्किल डेवलपमेंट करें। बाई स्किल डेवलपमेंट आई मीन कंप्यूटर कोर्सेज, सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू स्पीक, हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू और ये सब चीज़ें। इसका एक बहुत बढ़िया एनेक्डोट मैं बताऊंगी। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप से लड़कियां आती थी। एक दिन मैं बड़ी हड़बड़ी, इनके एग्ज़ाम भी ऐसी संडेज़ को होते थे जी। तो एक दिन मैं बड़ी हड़बड़ी में अपने ऑफिस के अंदर जा रही थी तो वहाँ बाहर पार्क था जी। पार्क में मैंने देखा कि एक वही 27-28 साल का लड़का, बहुत साफ कपड़े नहीं पहने थे, एक मुश्किल से 2-2.5 महीने का बच्चा लिए वो बैठा हुआ है। तो एक तो ये गर्ल्स का इंस्टीट्यूशन था, बॉयज़ आर जनरली नॉट अलाउड इन द कैंपस। तो मैंने उसको टोका कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो और ये छोटे बच्चे को लेके सर्दी का दिसंबर का महीना क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो उसने कहा कि मेरी वाइफ अंदर गई है। मैंने कहा अंदर क्यों गई है? कहते हैं आज वो एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम देने गई है। अरे वाह, सो स्वीट। तो मैंने कहा आपका प्रोफेशन क्या है? कहते हैं मैं एक रिक्शा वाला हूँ। जैसे ये सुना मैंने और मैंने रियलाइज़ किया कि ये रिक्शा पुलर थे वो और बच्चे को ओबियसली संभाले, उनकी वाइफ अंदर गई है। तो मैंने रुक के उनसे पूरी, मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट पिकअप हो गया कि मैंने कहा इनकी तो मुझे स्टोरी जाननी है। मैंने उनसे पूछा बेटा आप कितना पढ़े हो? उसने बताया कि मैं तो चौथी पास हूँ मैडम। सोच के ही बताया उसने। कहते अपना नाम लिख लेते हो? जी नाम लिख लेता हूँ। मैंने कहा आपकी वाइफ ग्रेजुएशन कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हाँ मैडम मेरी तो शादी पिछले साल हो गई थी, उसका एक ही एग्ज़ाम बाकी था, लेकिन शादी की वजह से बच्चा होने को हो गया, फिर वो दे नहीं पाई, अब वो बैक पेपर देने आई हैं। मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा वो ग्रेजुएट हो जाएंगी? कहते मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरी पत्नी ग्रेजुएट होंगी, कल को ये जब बच्चा बड़ा होगा तो इसको पढ़ाएंगी और मुझको भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, कुछ कहीं लिखा होगा तो वो मुझे बताएंगी। क्या बात है। मैं जो सोचा कि मतलब इस इंसान के शायद मैं पैर छू लूँ, क्योंकि मेल्स में मैंने अक्सर देखा है कि बहुत अक्सर, मैं सबके लिए नहीं कह रही बट अक्सर ईगो होता है, वो अपनी वाइफ को आगे बढ़ते हुए कम ही लोग देख पाते हैं। बट वो सिर्फ वहाँ आया ही नहीं था, बच्चे को संभाले हुए था, पूरा कोऑपरेशन दे रहा था कि उसकी वाइफ ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास करके ग्रेजुएट हो जाए। क्या बात है। मैंने मन ही मन नमन किया उस व्यक्ति को और जब मैं अंदर गई मेरे आंखों में आंसू था। मैंने कहा कि यस द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी मैम, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अच्छा मैम, आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आपकी एक फ्रेंड हैं, बहुत देर से वेट कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं। ऋतु जी हैं, आपको काफ़ी क्लोजली जानती हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। जी नमस्कार अनामिका जी। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे इतनी प्रतिभाशाली एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर अंजू गुप्ता मैम के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। इनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये जितनी ही सौम्य और सरल स्वभाव की हैं, उतनी ही कर्मठ एवं मजबूत विचारधारा की भी हैं। इन्होंने DU में अपने मैथ्स के प्रोफेसर के पद एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच जो सामंजस्य स्थापित कर कार्य किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत ही अच्छी शिक्षा एवं अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपने कार्यस्थल पर उच्चतम स्तर पर हैं। वे अपने पति के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारियों को उठाती हैं एवं उनकी सफलता के पीछे भी मैम का बहुत बड़ा योगदान है। मैम जितनी सक्सेसफुल और टैलेंटेड प्रोफेसर हैं, उतनी ही मैम मौज मस्ती करने वाली महिला भी हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना दे। मैम एक बहुत अच्छी निर्देशक भी हैं। उन्होंने अनेकों नाटक लिखे हैं एवं निर्देशित किए हैं, जिनका सफल मंचन DU में एवं हमारे रेलवे मंच पर हुआ है। सबकी मदद करने में भी मैम कभी पीछे नहीं रहती। इलाहाबाद में रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले गरीब बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें पढ़ाया एवं उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की। उन्होंने रेलवे की पाठशाला नाम से 6 से अधिक स्टेशनों पर स्कूल खोले जो अभी तक चल रहे हैं।
इस कार्य में इनकी बेटी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी अनाथालय में एक बालिका को गोद ले रखा है एवं उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा वे उठाती हैं। मैम स्वयं भी ऑनलाइन बच्चों को मुफ्त में क्लासेस देती हैं। मैम हमारे NWR जोन की WWO की अध्यक्षा हैं एवं इस तौर पर वे काफ़ी सामाजिक कार्य करती रहती हैं। मैम और सर दोनों ही ओल्ड एज होम और अनाथालयों में अपनी मदद प्रदान करते रहते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना एवं बड़ी आसानी से हल निकाल लेना मैम की खूबी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस से भरपूर हमारी डॉक्टर अंजू गुप्ता मैम एक आकर्षक व्यक्तित्व रखती हैं जो हम सभी पर एक अमिट छाप छोड़ता है और उनकी ज्ञान की वर्षा में हम भीगे ही रहते हैं। उनके सानिध्य से मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट मैम, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी थी रितु जी और हमारे आज की खास मेहमान डॉक्टर अंजू गुप्ता जी के लिए बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने बताई। तो मैम प्रोफेसर हैं, मैथमेटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं और फिलैंथ्रोपी से भी जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं। मैम की पर्सनालिटी के अलग अलग रंगों के बारे में जान करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपके भीतर तो एक कलाकार भी छुपा हुआ है मैम। आप नाटकों को लिखती रही हैं, निर्देशित करती रही हैं, मौज मस्ती भी करती रही हैं। तो ये किस तरह से करती आई हैं आप? बस शौक है मेरे। बचपन में थोड़ी बहुत कविता भी कर लेती थी और आपको बताऊं करीब पिछले 3-4 साल पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अराउंड 54 इयर्स की थी तब कि गाना सीखा जाए। तो मुझे नई नई चीज़ें करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि जीवन में हर कुछ नया करते रहो तो मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा यंग रहूँगी। बिल्कुल। एज तो बढ़ रही है, वो सिर्फ एक नंबर है, उसको बढ़ने दो। मैं सोचती हूँ मुझे पूरी इंजॉय करनी है अपनी लाइफ। तो मैंने गाना सीखना शुरू किया ऑनलाइन। हमारे पूज्य काले सर हैं, ऑनलाइन हम लोग जुड़ते हैं हफ्ते में एक बार और वो ऑनलाइन मुझे क्लासेस देते हैं बॉलीवुड के गानों की। क्या बात। हाँ, हर एक क्लास में एक गाना मैं सीख लेती हूँ। फिर उन्होंने मुझे encourage किया कि ऐसे गाने सीखने का कोई लाभ नहीं है, जहाँ मौका मिले वो गा देना चाहिए। अच्छा। तो ऐसे छोटी मोटी गैदरिंग होती है, कोई भूले से भी कह दे गाने के लिए तो मैं गा देती हूँ। तो मैम आज भी मौका है? अरे बस कुछ गुनगुना दीजिए अगर आप साथ दें तो मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, बेहतरीन। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और आप इस बात को पूरी तरह से सच भी साबित कर रही हैं। फिलैंथ्रोपी से आप जुड़ी हुई हैं। प्लेटफॉर्म की पाठशाला, ये एक इनिशिएटिव, बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव जिसके बारे में अभी रितु जी ने बात भी की, इसके बारे में भी कुछ बताएं मैम। हम लोग उस समय, मेरे हस्बैंड इलाहाबाद पोस्टेड थे और ये कोविड से पहले की बात है जी। तो जब भी हम स्टेशन से ट्रेन पकड़ने जाते हैं, हमने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे भागते हुए पानी की बोतल बेचते हैं, कोई चिप्स बेचते हैं और कभी छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने फिर इंटरेस्ट मुझे ये आया कि इन बच्चों की देखभाल कौन करता है, ये कहाँ सोते हैं, कहाँ से खाते हैं, सिर्फ बोतल बेच के तो इनका गुजारा नहीं चल पाता होगा। तो मैंने पाया कि कोई भी एनजीओ हमारे देश में इन बच्चों को कवर नहीं करती। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हमने कहा कि इनको एजुकेट करना चाहिए, सही गलत का फ़र्क बताना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड की मदद से इलाहाबाद डिवीज़न में 6 जगह, जैसे इलाहाबाद, टूंडला, कानपुर, वाराणसी भी शायद उसमें था। वाराणसी नहीं था, एक और स्टेशन था, मैं भूल रही हूँ स्टेशनों के नाम अब। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म की पाठशाला शुरू की। वीक में 2 बार, कहीं 2 बार, कहीं 3 बार, 3 से 5 इन बच्चों को इकट्ठा किया जाता था। पहले तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमें इनको कभी फ्रूटी, कभी चिप्स, कभी कुछ समोसे बांटने हुए, तब ये बच्चे आते थे, वरना ये आते नहीं थे। इनको लगता था पता नहीं इकट्ठा करके हमें क्या करेंगे जी। फिर इनको हमने पढ़ाना शुरू किया और ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। आपको पता है अनामिका जी, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। हम किसी के लिए तो कुछ क्या ही करेंगे, लेकिन उस एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे अंदर बहुत ठहराव आता है, एक कंपैशन जागृत होता है। तो इन बच्चों को देखा, एक चीज़ मैंने नोट की, ये बच्चे गंदे मैले कपड़े पहने हुए, कई दिनों से नहाई नहीं, लेकिन जब बैठते, जब समोसा इनको मिलता था, इनकी खुशी इतनी ज़्यादा होती थी।
कि मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को इनकरेज किया कि आप जाके देखो हमारे पास या हमारे जैसे इनकम ग्रुप के बच्चों के पास क्या नहीं है आज, फिर भी वो खुश नहीं होते जी। इन बच्चों को एक समोसा दे दो, इतने खुश, ईयर टू ईयर मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह। हाँ, और बहुत ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इनसे मैंने ग्रैटिट्यूड और सीखा, और ये सीखा कि छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे खुश हुआ जाता है, एंड दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, फिर भी ये खुश हैं। तो और हमारे पास ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया, फिर भी हम कितनी बार निराश हो जाते हैं। तो हमें तो कोई अधिकार ही नहीं निराश होने का। इन बच्चों से मैंने बहुत सीखा। प्लेटफॉर्म की पाठशाला बखूबी चली, हफ्ते में 3 दिन इनको पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे इनके लिए टीवी का अरेंजमेंट हुआ, इनको कार्टून दिखाने लगे, और फिर एक समय 2 महीने के बाद ऐसा आया कि ये बच्चे वेट करते थे 3 बजे के पहले ही वहाँ बाहर इधर उधर इर्द गिर्द घूमने लगते थे कि हमारी क्लास कब शुरू होगी। तब मैंने माना कि ये एक सक्सेस है कि बच्चे खुद से आकर्षित होकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे हमने कहा कि ये खाने का जो लोभ है ये कम करना होगा। हमें देखना है कि बच्चे बिना खाने के भी आते कि नहीं, पढ़ने आते हैं कि नहीं, बेसिकली बिना खाने के लिए पढ़ने के लिए आ रहे थे। फिर होली आ गई, क्योंकि हमने 1 साल विमेंस डे पे इसको शुरू किया था। अगली साल जब होली आई, लगभग साल भर हो गया था, इन बच्चों को हम लोगों ने नहलवाया, साफ़ कपड़ों का जुगाड़ किया, साफ़ कपड़े इनको पहनवाए गए। बहुत खुश है बच्चे, इनको बैग्स दिए गए, अपने अपने बैग थे, अपनी अपनी बुक्स, अपना पेंसिल बॉक्स। धीरे धीरे मैंने ये देखा है कि समाज में आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपके उस एक कदम के संग कदम मिलाने वाले कई लोग मिल जाते हैं। क्या बात। मैं जिस शॉप में जाती थी वहाँ बोलती थी मैं ऐसे कर रही हूँ, आप लोग आके देखिए, और जो बन सके वो आप इनको डोनेट कीजिए। हम कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे, कभी किसी ने बैग्स डोनेट कर दिए, कभी किसी ने कपड़े डोनेट कर दिए, कभी किसी ने पेंसिल बॉक्सेस डोनेट कर दिए। तो मैं जहाँ भी जाती थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अंजू थोड़े दिनों बाद तुमसे लोग घबराने लगेंगे, कटने लगेंगे। मैंने कहा कटे, मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ। मुझे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हर कुछ मैं खुद स्वयं नहीं कर सकती जी। लेकिन मैंने देखा कि आप एक कदम लेते हैं, 10 कदम और आ जाते हैं आपके साथ। बहुत खूबसूरत काफिला जुड़ता जाता है, आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता जी। बस हर एक को, हमारे जैसे उम्र में आके हर व्यक्ति को, मेल फीमेल एवरीबडी, हमको कुछ ये सोचना चाहिए कि हम समाज को किस प्रकार से कुछ कर सकें, पे बैक कर सकें, हम कुछ वो दे सकें जो हमें स्वतः ही मिल गया अपने जीवन में। बिल्कुल। सबसे मज़ा तब आया कि 6 महीने पढ़ाने के बाद एक लड़का, थोड़े नए बच्चे आए और उस दिन वो टीचर नहीं आए। अच्छा। हमारे जो रेलवे के स्काउट्स एंड गाइड्स हैं वो पढ़ाते थे इन बच्चों को, टीचर नहीं आए उस दिन। तो वो कहता है मैं पढ़ाऊँ। अच्छा। हमने कहा पढ़ाओ भाई, क्योंकि अब क्या करें, कोई था ही नहीं पढ़ाने का। हमने कहा चलो पढ़ाओ। उसने लिया वो डंडा और बोर्ड पे पहुंच गया, और उसने क्या ABCD पढ़ाई बच्चों को, मज़ा ही आ गया। अमेजिंग। हाँ, तो मैंने कहा कि ये एक दीपक है, आप एक दीपक जलाइए, बाकी खुद से खुद जलते चले जाएंगे। एक्चुअली जब हम शिद्दत से किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि पूरी कायनात आपके साथ ताल से ताल मिलाने लगती है। और एक ऑर्फनेज के साथ जुड़कर आपको भी ऐसा महसूस हुआ? हाँ, एक ऑर्फनेज है यहाँ पर थे जिसमें काफ़ी लोग आपके साथ आए। बहुत लोग मेरे संग आए, 60 गर्ल्स हैं इस ऑर्फनेज में। और छोटी सी बात बताऊँ, अभी श्राद्ध के समय मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ गए थे श्राद्ध करने के लिए। हम लोग का ये, कभी हम पंडित को नहीं बुलाते, हम कुछ गरीब बच्चों में, अनाथ बच्चों में कुछ ना कुछ बांटते हैं जाकर। तो वहाँ पे जो मेन सेविका हैं उन्होंने हमसे शेयर किया कि दिवाली आने वाली है, और ये बच्चे बोलते हैं हम तो दिवाली में कभी नए कपड़े नहीं पहनते। वो बात ऐसी चुभी कि मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं नया कपड़ा नहीं पहनूंगी जब तक दिवाली में इनको नया कपड़ा नहीं पहनाऊं। हमारे पास तो अलमारी भरी होती है कपड़ों से, कभी हम नहीं सोचते कि ऐसे भी जीवन में लोग हैं जो साल में एक नया कपड़े के लिए आतुर रहते हैं। तो उन मेरी फ्रेंड्स की मदद से, और हमने, मेरे हस्बैंड और मैंने दिवाली के 2 दिन पहले जाके सबके लिए नए कपड़े लिए, और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मैं आपको बताऊं, हम कुछ भी खा के, कहीं भी घूम के, उतनी आंतरिक खुशी नहीं होती है जो ये काम करके होती है। मैं इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कुछ करके देखिए, उस खुशी का अनुभव ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। और बेहतरीन काम मैम आप भी कर रही हैं, और साथ में आपके हस्बैंड मिस्टर अमिताभ जो हैं, जो वर्तमान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ में GM हैं, और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं पिछले कई सालों से। आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर सर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और आपके लिए वो भी कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते। अनामिका जी नमस्कार। मैं आपको अंजू के बारे में बताना चाहता हूँ।
अंजू अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं और इनको बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिले हैं। इनको नेशनल लेवल पे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है और ये अपने कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही पॉपुलर टीचर रही हैं, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर और एजुकेशन मैनेजर रही हैं। इन्होंने वहाँ पे विमेन एजुकेशन बोर्ड में बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सारे नए सेंटर्स ऐड किए, कई सारे नए बच्चे दिल्ली एनसीआर के जो विमेन स्टूडेंट्स थी उनको एनरोल किया गया और इनका जो कार्यकाल डायरेक्टर विमेन एजुकेशन बोर्ड के रूप में रहा उसको लोग आज भी बहुत सराहते हैं। इन सब के साथ साथ अंजू ने अपने घर परिवार में बच्चों को, मुझको और हमारे जो पेरेंट्स थे उनको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया और किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगा कि काम करने की वजह से कोई किसी प्रकार का नेग्लेक्ट घर में हो रहा है। इसके लिए अंजू विशेष तौर पे प्रशंसा की पात्र हैं। प्रेसिडेंट विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से अंजू ने, जब मैं प्रयागराज डिवीजन में पोस्टेड 3rd ARM के रूप में और अभी यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में जनरल मैनेजर के पद पे हूँ, इसमें भी अंजू ने जो विमेन एम्प्लॉइज़ हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनकी हेल्थ का, जनरल हेल्थ का, उनकी वेलबींग का और मेंटल हेल्थ का, इसके ऊपर बहुत काम किया। हम लोगों ने इनकी सलाह पे साइकोथेरेपिस्ट को भी अभी रिसेंटली एनरोल किया है। उससे आशा है कि जो आज की तारीख में फैमिलीज़ में बच्चों को जो प्रेशर्स होते हैं या लेडीज़ को जो प्रेशर होते हैं अपना घर बार चलाने में या इवन प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। इन सब बातों को अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में रखें तो अंजू इज़ वेरी वेरी कमिटेड, वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी हैज़ not only contributed professionally in her work but also well in the family life and also socially in railway service. थैंक यू सो मच अमिताभ सर, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे अमिताभ जी, जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़, और डॉक्टर अंजू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मैम के स्पाउस, बेटर हाफ, हस्बैंड। मैम, सर ने तो आपके बारे में बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी बातें कहीं और आपसे मिलकर हमें भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। आपकी पर्सनालिटी के तमाम जो आयाम हैं वो हम देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप सर के लिए क्या कहेंगे? ओह, आई थिंक आई एम रियली लकी कि अमिताभ मुझे पति के रूप में मिले जी। कोई भी शादी पूरी नहीं होती बिना कुछ खटपट के, आई थिंक जी, है ना। तो हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन थोड़ी खटपट के बाद फिर हमने अपना अपना स्पेस बनाया। बहुत ही ठहरे हुए इंसान हैं, बहुत ही, इज़ अ वेरी गुड मैन, ही इज़ अ वेरी कंपैशनेट मैन। बहुत सारी जो हम लोग, मैं आज काम कर पा रही हूँ उसमें वो आगे बढ़ते हैं, मैं पीछे से उनका सहारा बनती हूँ, लेकिन ही वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग। उनका एक थंब रूल है जो मेरा भी है कि किसी की मदद अगर हम कर सकते हैं कहीं भी, कभी भी, चाहे हम रोड पे जा रहे हों तो अगर किसी, तो हमें करनी चाहिए। उस समय हमें आंखें नहीं फेरनी चाहिए। ये मैंने अपने हस्बैंड से भी सीखा है, अपने पेरेंट्स से तो सीखा ही सीखा, बट हस्बैंड से भी सीखा है। और एज अ रेलवे इंजीनियर, एज अ रेलवे ऑफिसर, इनका पूरा करियर एक्सीलेंट रहा है। बहुत तारीफ़ इनको मिली है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और देश विदेश की यात्रा इन्होंने करी है और मुझे भी कराई है। तो आई थिंक हमारी 32 इयर्स की मैरिड लाइफ है जी। हमेशा मेरे प्रोफेशन में जो इन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया, उसका कारण यह था कि इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया जी। क्योंकि किसी भी वर्किंग वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका स्पाउस उसको फुल कोऑपरेशन दे। कभी बच्चों की कुछ ऐसी बात होती थी, मुझे कुछ ज़रूरी काम होता था तो बच्चों को लेके घूमने निकल जाते थे, इंडिया गेट घुमा लाते थे बच्चों को। तो ऐसी बातें अगर आपका हस्बैंड कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो आप भी पूरी शिद्दत से उस मैरिज में शामिल होते हैं। क्या बात है, मतलब को पेरेंटिंग में सर उस समय बिलीव करते थे जब ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमारी होता भी नहीं था। हाँ, जब जनरली हस्बैंड्स नहीं कोऑपरेट कर रहे होते थे, जनरली स्पीकिंग। हाँ, बट मेरे हस्बैंड ने हमेशा कोऑपरेट किया। और जिसको कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आई थिंक बिहाइंड माय सक्सेस माय हस्बैंड अमिताभ हैज बीन ऑलवेज देयर। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तो उसी तरह से अमेजिंग आपकी दोनों डॉटर्स भी हैं,
वो भी काफ़ी देर से वेट कर रही हैं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर के हमारे साथ शो में शामिल हो रही हैं अनुभा एंड आयुषी। आइए सुनते हैं। Hello, I'm Anubha, Dr. Anju Gupta's elder daughter. I have a lot of great things to say about my mother, but here are a few of them. Firstly, I love the fact that my mother taught me the value of doing my best. She always says, do your best and leave the rest. Meaning that the best we can do in any situation is just making the best out of it and leaving the rest to God, or to destiny, if you believe in it. That really helped me understand what life was all about, because sometimes situations are not in our control, and this sort of mantra really helps me going then. The second thing that I've imbibed from her is the fact that we should always help people. She's a very kind and helpful person, always going out of her way to make things easier for other people. And I think that's something that this world really needs more of. So I'm very happy that my mother has that quality, and I'm learning that from her each and every day. मेरा नाम आयुषी है, मैं डॉक्टर अंजू गुप्ता की छोटी बेटी हूँ। मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। अंजू गुप्ता जो कि मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार से बड़ा किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे जिस चीज़ से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है वो ये है कि वो एक वर्किंग वुमन थी और उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर अपना बनाया, जिसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों की, अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई। उनके ज़माने में और इनफैक्ट आज के ज़माने में भी ये औरतों के लिए इतना आसान नहीं होता, और मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है अपने करियर और अपने काम में। उनसे इंस्पिरेशन लेके ही मैंने हाल फिलहाल में अपनी PhD ख़त्म की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि लाइफ में बैलेंस की कितनी अहमियत है, लाइफ में हेल्थ की कितनी अहमियत है, चैरिटी की, फ्रेंडशिप की, कम्युनिटी की, और ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं। आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, a fantastic teacher, a great mother, and I just think the world is so lucky to have her. मैम, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने, आपकी दोनों डॉटर्स ने आपके बारे में कही कि दुनिया भी लकी है सच में, और वो लोग बहुत ज़्यादा सुपर लकी हैं जिनके आसपास आप हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। थैंक यू। मेरा तो एक ही मंत्र है लाइफ में कि खुश रहो। मेरे रूम में एक मैंने सेइंग लगा रखी है अपने हाथ से लिखे कि नथिंग एंड नोबडी इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू वाइप द स्माइल ऑफ माई फेस। वाह। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि अच्छी और बुरे वाक़या लाइफ में होते रहेंगे, लेकिन उनसे हार के हमें बैठना नहीं है जी। हमें इसके बावजूद खुश रहना है। बिल्कुल। और इसके बावजूद चाहे हमारे संग उस समय बुरा हो रहा हो, लेकिन उसके बाद अच्छा भी होगा। बिल्कुल। लेकिन बुरा होने के टाइम भी अगर कोई मदद मांगने आता है या हमें कोई दिखता भी है कि हाँ हमें इसको हम ये चीज़ करें तो इसकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ब्यूटीफुल थॉट मैम। और क्योंकि आप मैथ्स से जुड़ी हुई हैं तो ये सवाल पूछना बड़ा अहम है कि हर साल 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, सर रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी को उनको ऑनर करते हुए। तो आज के जो एजुकेशन सिस्टम में आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे स्किल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि बच्चों को फ्यूचर रेडी किया जा सके, जो चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर सकें? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने अपने बच्चों में अपनाया। मैंने उनको कहा कि आप करियर कुछ भी चुनो। एक तो मैंने उनको फ्री छोड़ा, चूज़ योर करियर। जरूरी कि इंजीनियर, डॉक्टर, IIT, एम्स में भर्ती होकर ही आप करियर बनाएंगे, और उनको ये सिखाया कि करियर सिर्फ एक एवेन्यू है लाइफ का। इट इज़ नॉट योर टोटल लाइफ, इट इज़ वन एवेन्यू, एंड करियर शुड बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, शुड बी अ सोर्स कि हम सेटिस्फाइड रहें लाइफ में, खुश रहें। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लेकिन करियर को वहीं तक सीमित रखो। पैसे कमाना है तो क्यों ना हम वो करके पैसे कमाएं जो हमें अच्छा लगता है जी। फिर हम जीवन में एक दिन भी नौकरी नहीं करेंगे, हम हमेशा अपना पैशन फॉलो करने जाएंगे, जैसे आपने किया, मैथ्स को चुना एज अ करियर। मैं ये सोचती हूँ कि आजकल आज के संदर्भ में पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को एक गोल सेट करके नहीं देना चाहिए जी। कई बच्चे हैं जो आजकल स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको वहाँ से खींच के पढ़ाई में डाल दिया जाता है जी। उनको वो फॉलो करने दीजिए, क्या पता वो बड़े होके कोई सचिन तेंदुलकर बन जाए, गावस्कर बन जाए, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन जाए। हम उसको उसकी प्रतिभा से कैसे रोकें जी, जी। जिसको कहते हैं ना कि हम एक फिश को जज नहीं कर सकते कि वो पेड़ नहीं चढ़ सकती, तो बेकार है जी।
क्योंकि फिश स्विम करने के लिए बनी है तो वो स्विम ही करेगी जी। इसी तरह और बच्चों पे जब हम बहुत प्रेशर कर देते हैं तो मैं थोड़ा टॉपिक से हट रही हूँ, आपने 22 दिसंबर के बारे में पूछा था, तो हम उनकी ना इमोशनल इंटेलिजेंस का भी ध्यान करें जी। सिर्फ हम उनको एक ही डायरेक्शन में ना पुश करें, क्योंकि कल इनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए भी इनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है जी। मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देखा है, क्योंकि मेरे यहाँ अंडर ग्रेजुएशन में जो आती हैं स्टूडेंट्स, उनमें से कई ऐसी होती हैं जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स में ट्राई करने के बाद ना होने के कारण मैथमेटिक्स ऑनर्स करने आती हैं। वो फर्स्ट ईयर में बहुत काइंड ऑफ डिप्रेस्ड होती हैं कि हम ये नहीं कर पाए। मैंने उनको बताया कि आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लाइफ बड़ी है, इंजीनियर बनना बड़ा नहीं है, लाइफ से खुश रहना इम्पोर्टेंट है जी। वो आप इंजीनियर ना बनकर भी खुश है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। एक आखिरी सवाल और है मैम, इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कर रही हैं, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ कूल, काम एंड कंपोज्ड? Difficult to answer. Meditation, spirituality, reading. Spirituality जी and deep breathing. Okay. मेरा एक और मंत्र है, आजकल रिसेंटली मैंने डेवलप किया है, बट मैं शेयर करना चाहूँगी कि कभी कोई अप्रिय घटना हो रही है या होके चुकी है, ये सामने हो रही है, अपने में अंदर चले जाओ, डीप ब्रीदिंग कर लो 5 मिनट्स 2 मिनट्स, जैसा भी सिचुएशन अलाउ करे, तो वो जो सिचुएशन की इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैम, बातें तो अभी भी बहुत सारी बचती हैं आपसे करने के लिए, लेकिन समय इससे आगे इजाज़त नहीं दे रहा है, पर आपने समय निकाला, अपने बिजी शेड्यूल से आप आई, हमारे शो की गरिमा आपने बढ़ाई। डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, आपका दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, डीडी राजस्थान को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, आप शो में आई, हमारे शो की गरिमा आपने बढ़ाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। हमारे साथ आज शो में रही डॉक्टर अंजू गुप्ता मैम। आप जानी मानी मैथमेटिशियन, एकेडमिशियन, प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, सोशल वर्क से भी जुड़ी हैं, एंड वी आर वेरी मच श्योर कि आपको आज की मुलाकात काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और इंस्पायरिंग लगी होगी। तो आज की मुलाकात बस इतनी ही। अनामिका आपसे लेगी इजाज़त, लेकिन चलते चलते एक खूबसूरत गाना आपकी नज़र, ओनली ऑन डीडी राजस्थान।